नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया है कि इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य आपको एलटीसी से संबंधित लेटेस्ट रूल्स की जानकारी देना है। लेटेस्ट रूल्स से आपको अवगत करवाना है ताकि आप भी एलटीसी का लाभ उठा सके, पूरा फायदा ले सके और भुगतान में भी आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप यह सीरीज का पार्ट 3 देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे एलटीसी के लिए अग्रिम अनुदान एवं समायोजन यानी कि एलटीसी एडवांस एंड एडजस्टमेंट के तहत कई मुद्दों पर बात करने जा रहा हूं, जैसे कि अमाउंट ऑफ एडवांस डेट में बी ड्रॉन, कितनी राशि अग्रिम राशि के रूप में ली जा सकती है। टाइम लिमिट फॉर ड्रॉल ऑफ एडवांस, अग्रिम राशि निकालने की समय सीमा क्या होती है। प्रोविजन ऑफ एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर जर्नी, हवाई यात्रा के संबंध में अग्रिम का क्या प्रावधान है। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम, यानी कि दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या होती है। मैं लास्ट में बताऊंगा फोर फीचर ऑफ क्लेम, यानी कि दावे की जब्ती कब हो जाती है, यानी कि अगर टाइम से क्लेम सबमिट नहीं होता है तो कितने समय के बाद क्लेम फॉरफिट हो जाता है। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अग्रिम अनुदान एवं उसके समायोजन ग्रांट ऑफ एडवांस एंड एडजस्टमेंट के संबंध में अग्रिम राशि की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यह प्रश्न होगा कि सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के लिए एडवांस क्यों दिया जाता है और कितनी राशि एडवांस के रूप में दी जा सकती है। तो इसका आंसर आप पॉइंट 1 में यहाँ देख रहे हैं कि एडवांस में बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू इनेबल देम टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ द कंसेशन। सरकारी कर्मचारियों को रियायत का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम राशि दी जा सकती है या फिर दी जाती है, और कितनी राशि एडवांस के रूप में दी जा सकती है, इसके बारे में जानिए। द अमाउंट ऑफ सच एडवांस इन each केस shall be limited to 4/5 of the estimated amount which government would have to reimburse in respect of the cost of journey both ways। यानी कि दोनों तरफ का जो खर्चा आता है उसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, तो उस एस्टिमेटेड अमाउंट का 80%, 4/5 यानी कि 80% अमाउंट सरकारी कर्मचारी को एडवांस के रूप में दी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर सरकारी कर्मचारी और उसके फैमिली मेंबर्स अलग-अलग टाइम में यात्रा करते हैं तो इस केस में एडवांस कैसे रेगुलेट होगा। तो इसे जानिए पॉइंट 2 में। If the family travels separately from the government servant, the advance may also be drawn separately to the extent admissible। यदि परिवार सरकारी कर्मचारी से अलग यात्रा करता है तो स्वीकार सीमा तक अग्रिम भी अलग से लिया जा सकता है। तो इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जब सरकारी कर्मचारी यात्रा करते हैं, यानी कि एलटीसी पर यात्रा करते हैं, तो उसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट होगा तो उस एस्टिमेटेड अमाउंट का 80% सरकारी कर्मचारी खुद के लिए एडवांस के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जब फैमिली मेंबर यात्रा करेंगे तो फैमिली मेंबर के लिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा, जो एस्टिमेटेड अमाउंट होगा तो उसका 80% एडवांस के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के यात्रा के लिए। तो अब इसके बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी बाय ट्रेन यात्रा करना चाहता है तो कितना समय पहले एडवांस ड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, द गवर्नमेंट सर्वेंट may draw LTC advance 125 days, that is 4 months and 5 days before the proposed date of outward journey for himself and his family members in case of journey by train। अब यहाँ देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी ट्रेन से यात्रा के मामले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बाहरी यात्रा की प्रस्तावित तिथि से 125 दिन पहले, यानी कि 4 महीने और 5 दिन पहले अग्रिम राशि एलटीसी के लिए ले सकते हैं। यानी कि जो प्रपोज्ड डेट ऑफ जर्नी होता है उससे 125 दिन पहले सरकारी कर्मचारी एडवांस ड्रॉ कर सकता है।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ट्रेन के अलावा कोई सरकारी कर्मचारी बाय एयर, बाय रोड या बाय सी यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या समय सीमा रखी गई है? तो इसे जानिए पॉइंट नंबर 4 में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, the cases where the LTC journey is proposed to be undertaken by the other mode of transport, that is air, sea, road, advance may be drawn 65 days before the proposed date of journey only। यानी कि अगर सरकारी कर्मचारी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं, जैसे कि बाय एयर, बाय सी या फिर बाय रोड, तो इस केस में जो प्रपोज्ड डेट ऑफ जर्नी होता है, तो उस डेट से 65 दिन पहले एडवांस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एयर ट्रैवल की। पॉइंट नंबर 5 में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर एंटाइटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, तो ऐसे एम्प्लॉय कितने दिन पहले एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसा कि आपने पॉइंट 4 में देखा है कि 65 डेज का टाइम रखा गया है। 65 डेज एयर जर्नी के लिए भी 65 डेज पहले एडवांस सरकारी कर्मचारी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू रूल है उसके हिसाब से कम कितने दिन पहले एडवांस के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर सरकारी कर्मचारी बाय एयर यात्रा करना चाहते हो। तो यहाँ देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रैवल में अप्लाई फॉर एलटीसी एडवांस with the printout of the concerned web page of the authorized travel agency having suitable flight and fare details while tracking the fare of the flight under the 3-hour time slot at least 30 days prior to the intended date of जर्नी। अब यहाँ देखिए कि हवाई यात्रा के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी, यहाँ बात कर रहे हैं एंटाइटल्ड ऑफिसर को जो एलटीसी पर बाय एयर यात्रा करने के एंटाइटल्ड है। तो कहता है यात्रा की इच्छित तिथि से कम 30 दिन पहले एडवांस के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर जो मिनिमम टाइम रखा गया है एटलीस्ट कहता है, ऐसा ये सजेस्टिव है, ये मैंडेटरी नहीं है। न्यू रूल में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को कम से कम 30 दिन पहले एडवांस के लिए अप्लाई करना चाहिए, 30 डेज पहले। लेकिन जो एडवांस का एप्लीकेशन होगा उसके साथ जो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंसी है, तो उसके वेब पेज का प्रिंट आउट लगाना होगा जिसमें फ्लाइट और फेयर का डिटेल होना चाहिए। तो उसके आधार पर एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो फेयर डिटेल होगा तो उसके रेफरेंस में एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि बताया है कि 80% अमाउंट एडवांस के रूप में सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है। अब देखते हैं नॉन एंटाइटल्ड ऑफिसर के बारे में। तो पॉइंट नंबर 6 में आप यहाँ देख सकते हैं नॉन एंटाइटल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में। यानी कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो बाय एयर यात्रा करने के एंटाइटल्ड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एलटीसी पर बाय एयर यात्रा करना चाहते हैं, तो इस केस में एडवांस कैसे रेगुलेट होता है, तो इसके बारे में जानिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रैवल and wish to travel by air but not under the special dispensation scheme may apply for LTC advance with reference to rail bus fare। अब पॉइंट 6 में है ऐसे सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं होते हैं एलटीसी पर, लेकिन फिर भी हवाई यात्रा करना चाहते हैं एलटीसी पर, लेकिन यह यात्रा स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत ना हो। स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड आइलैंड बाय एयर यात्रा करने की छूट दी गई है। तो यहाँ कह रहा है कि लेकिन यह यात्रा स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत ना हो, तो इस केस में ऐसे सरकारी कर्मचारी रेल या फिर बस फेयर के संदर्भ में एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी को एडवांस के लिए अगर अप्लाई करते हैं जब एक्चुअल में उनको एडवांस दिया जाता है और टिकट बुक करते हैं बाय एयर ट्रैवल के लिए, और टिकट का प्राइस अगर बढ़ जाता है उस समय तक, तो इसे किस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा, तो उसी का आंसर आप यहाँ पॉइंट 7 में देख सकते हैं। इन केस एट द टाइम ऑफ एक्चुअल बुकिंग ऑफ द टिकट आफ्टर रिसीविंग द एडवांस there is any difference in fare owing to the time gap between the request for advance and grant of advance, the difference in fare will be adjusted at the time of settlement of LTC claim। अब यहाँ जो 7वां पॉइंट देख रहे हैं कि यदि अग्रिम प्राप्त करने के बाद टिकट की वास्तविक बुकिंग के समय
अब यहाँ मैं सिंपल में बता दूं कि सरकारी कर्मचारी एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं और जब उनको एक्चुअल में एडवांस मिलता है और एयर टिकट बुक करते हैं और इस बीच में अगर टिकट के प्राइस में बढ़ोतरी होता है तो यह जो बढ़ा हुआ प्राइस है यह जब क्लेम सेटलमेंट होगा तो उस समय सरकारी कर्मचारी को रिम्बर्स किया जाएगा। तो इसे अब आप जान गए कि इसका रिम्बर्समेंट मिलेगा, लेकिन जब क्लेम सेटलमेंट होगा तब जो टिकट की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि किस कारण से हुई है, तो जो एडवांस के लिए सरकारी कर्मचारी ने अप्लाई किया और जब उनको एक्चुअल में एडवांस मिला तो इस बीच में जो टिकट का प्राइस बढ़ा, तो यह जो बढ़ा हुआ प्राइस है, जो प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तो यह अमाउंट जब क्लेम सेटलमेंट होगा तो उस समय सरकारी कर्मचारी को रिम्बर्स किया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि एडवांस कितना समय पहले लिया जा सकता है आउटवार्ड या फिर इनवार्ड जर्नी के लिए, यानी कि फॉरवर्ड या फिर रिटर्न जर्नी के लिए। तो ये 8वां जो पॉइंट है यहाँ पर है टाइम गैप का। ये टाइम गैप से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द एडवांस में बी ड्रॉन बोथ फॉर द फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी एट द टाइम ऑफ commencement of the forward journey provided the period of leave taken by the government servant or the period of anticipated absence of the family members does not exceed 3 months or 90 days. If this limit is exceeded, then advance may be drawn for the outward journey only. अब यहाँ पर यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरकारी कर्मचारी जो है यात्रा प्रारंभ करने से पहले फॉरवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों के लिए एडवांस ड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी 3 महीने से ज़्यादा का लीव लेता है, यानी कि 3 मंथ या फिर 90 डेज से ज़्यादा का लीव होता है, या फिर फैमिली मेंबर्स का जो एंटीसिपेटेड एब्सेंस होता है वह 3 मंथ या 90 डेज से ज़्यादा का होता है, तो इस केस में सिर्फ आउटवार्ड जर्नी यानी कि फॉरवर्ड जर्नी के लिए ही एडवांस लिया जा सकता है। तो ये पॉइंट नोट करने की है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अब ये देखते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी ने एडवांस ले लिया हो और उसके बाद अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए आप पॉइंट 9 यहाँ देख सकते हैं। इफ द टाइम लिमिट ऑफ 3 मंथ और 90 डेज इज एक्सीडेड आफ्टर द एडवांस हैड ऑलरेडी बीन ड्रॉन फॉर बोथ द जर्नी, वन हाफ ऑफ द एडवांस शुड बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट फोर्थविथ। अगर इस तरह की परिस्थिति होती है कि एडवांस लेने के बाद, यानी कि फॉरवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों के लिए एडवांस लेने के बाद अगर इस तरह की परिस्थिति होती है, यानी कि 3 महीने या फिर 90 दिन से ज़्यादा का गैप होता है, तो इस केस में सरकारी कर्मचारी को आधा अमाउंट यानी कि हाफ ऑफ द एडवांस जो होता है, उसे रिटर्न करना होता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10 यहाँ पर, और यह नॉर्मल जर्नी की बात कर रहे हैं। पहले ही मैंने आपको ट्रेन या फिर सी एयर इन जर्नी के बारे में बता दिया है और उसके लिए जो एडवांस की समय सीमा होती है उसके बारे में भी आपसे चर्चा किया है। यहाँ उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि एडवांस शुड बी रिफंडेड इन फुल इफ द आउटवार्ड जर्नी नोट कमेंस्ड विद इन 30 डेज ऑफ द ग्रांट ऑफ एडवांस। कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी एडवांस ड्रॉ करता है और 30 दिन के भीतर यात्रा नहीं करता है तो उनको पूरा एडवांस रिफंड कर देना चाहिए, यानी कि रिफंड करना होता है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, however in cases where reservation can be made 60 days before the proposed date of outward journey and advance is granted accordingly, the government servant should produce the ticket within 10 days of the drawal of the advance irrespective of the date of commencement of journey। लेकिन कहता है कि जहां यात्रा के लिए 60 दिन पहले रिजर्वेशन करवाया जा सकता है और उसके लिए सरकारी कर्मचारी ने एडवांस लिया हो, यानी कि उनको एडवांस दिया गया हो, तो इस केस में उनको 10 दिन के भीतर, एडवांस लेने के 10 दिन के भीतर टिकट प्रोड्यूस करना चाहिए, भले ही यात्रा कभी शुरू क्यों ना हो। तो इसको इसका परवाह किए हुए, इसको ध्यान में रखे हुए 10 दिन के भीतर टिकट प्रोड्यूस करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लेम सबमिशन का टाइम लिमिट क्या होता है, कितने समय के भीतर क्लेम सबमिट करना जरूरी होता है, नहीं तो फॉरफिट हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन जर्नी अंडर द लीव ट्रैवल कंसेशन इज टू बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी इफ नो एडवांस हैज बीन ड्रॉन एंड विद इन 1 मंथ
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी इफ एडवांस हैज बीन ड्रॉन। अब इसके लिए जो टाइम लिमिट रखा गया है कि अगर एडवांस नहीं लिया गया हो तो इस केस में 3 महीने के भीतर क्लेम सबमिट करना होता है। लेकिन अगर एडवांस लिया गया हो तो सरकारी कर्मचारी को 1 महीने के भीतर क्लेम सबमिट करना होता है। लेकिन दोनों ही केस में अगर समय सीमा के भीतर क्लेम नहीं किया जाता है, क्लेम सबमिट नहीं होता है, तो जो क्लेम होता है वह फ़ोरफ़िट हो जाता है और इस संबंध में किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि इस समय सीमा के भीतर अगर सरकारी कर्मचारी नहीं करता है और कोई विशेष परिस्थिति अगर होता है, तो इस केस में क्या क्लेम एडमिट किया जा सकता है? इसके लिए आप यहाँ पॉइंट नंबर 12 देख सकते हैं कि वेयर एन एडवांस हैज बीन ड्रॉन बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट द क्लेम फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द जर्नी शैल बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी। जैसा कि पहले बताया है कि अगर सरकारी कर्मचारी ने एडवांस लिया हो एलटीसी के लिए तो 1 महीने के भीतर क्लेम करना होता है, क्लेम सबमिट करना होता है। अगर सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो on a government servant's failure to do so, he shall be required to refund the entire amount of advance forthwith in one lump sum। तो सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त सारा का सारा पैसा जमा करना होता है, रिफंड करना होता है। और इस संबंध में अगर सरकारी कर्मचारी रिक्वेस्ट करता है कि एडवांस को इंस्टॉलमेंट में रिकवर किया जाए तो इस पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जा सकता है। यानी कि 1 महीने के भीतर क्लेम सबमिट नहीं होने पर जहाँ पे एडवांस लिया गया हो तो सरकारी कर्मचारी को पूरा पैसा रिफंड करना होता है। वो भी एकमुश्त यानी कि लंप सम। और अभी जो मैं बता रहा था कि अगर 3 महीना या 1 महीना के भीतर अगर सरकारी कर्मचारी क्लेम नहीं सबमिट करता, कोई विशेष परिस्थिति होता है तो इस केस में क्लेम को एडमिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो इसके बारे में जानते हैं। वो यहाँ 13 देख रहे हैं कि इन केसेज वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू सबमिट क्लेम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट अंडर रूल 14 एंड 15 ऑफ सीसीएस एलटीसी रूल 1988 and the ministries oblique department oblique attached offices oblique subordinate offices are satisfied that he was not able to डू सो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड हिज हर कंट्रोल। यानी कि सरकारी कर्मचारी रूल 14 या रूल 15 के तहत समय सीमा के भीतर क्लेम सबमिट नहीं करता है या इस स्थिति में नहीं होता है, सबमिट करने के स्थिति में नहीं होता है। और जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है या अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, वो यह सेटिस्फाइड होता है कि सरकारी कर्मचारी के साथ कुछ परिस्थिति है जिसके कारण वह सबमिट नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या होता है तो इसके बारे में जानिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सबऑर्डिनेट अटैच्ड ऑफिसेज with the concurrence of head of department not below the rank of joint secretary can admit the claim of reimbursement in respect of LTC journey। इस केस में प्रोविजन है कि मिनिस्ट्री जो है या डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल एडवाइजर की सहमति से सबऑर्डिनेट या फिर अगर अटैच्ड ऑफिस हो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की सहमति से, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रैंक जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्लेम को एडमिट कर सकता है और इसके लिए समय सीमा क्या रखी गई है इसके बारे में जानते हैं। केसेज वेयर नो एडवांस इज ड्रॉन अप टू 6 मंथ, यानी कि जहां एडवांस नहीं लिया गया है वहां 6 महीने के भीतर में क्लेम को एडमिट किया जा सकता है। केसेज वेयर एडवांस इज ड्रॉन अप टू 3 मंथ्स, जहां एडवांस ड्रॉ किया गया हो तो इस केस में 3 महीने के भीतर क्लेम एडमिट किया जा सकता है मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है कि प्रोवाइडेड द एंटायर एडवांस अमाउंट इज रिटर्न विद इन 3 मंथ सब्जेक्ट टू अ क्लॉज दैट एंटायर अमाउंट वुड बी रिकवर्ड विद इन one lump sum and interest will be charged on the entire amount of advance from the date of drawal to the date of recovery of amount। लेकिन इसके साथ एक क्लॉज होगा कि 3 महीने के भीतर सारा एडवांस को रिफंड करना होगा और इसके साथ एक क्लॉज भी लगाया जाएगा। मैंने क्लेम एडमिट करने के साथ एक क्लॉज भी होगा कि सरकारी कर्मचारी सारा अमाउंट रिफंड करेंगे और उस अमाउंट पर जब से उन्होंने एडवांस ड्रॉ किया है और जिस डेट को रिफंड किया है तो पूरे पीरियड का इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा। तो इस शर्त के साथ एडमिट किया जा सकता है और इससे संबंधित 21/12/2023 का लेटर आप देख सकते हैं, ओएम को देख सकते हैं।
अब यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि अगर 6 महीने के, जैसा कि आप जानते होंगे कि 6 महीने के भीतर फॉरवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी कंप्लीट करना होता है। अगर ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए रिलैक्सेशन कौन दे सकता है? कौन इस नियम में ढील दे सकता है? कौन से सक्षम प्राधिकारी होते हैं? यहाँ देखिए, टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ बिटवीन कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द जर्नी बाय द फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि सरकारी कर्मचारी के फैमिली अगर फॉरवर्ड जर्नी करते हैं और 6 महीने के भीतर अगर रिटर्न नहीं कर पाते हैं, एक्सटेंशन चाहते हैं, तो इस रूल में रिलैक्सेशन देने का अधिकार हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास में दिया गया है। और इससे संबंधित ओएम 19/7/1968 को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी और एलटीसी एडवांस और एडजस्टमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।